हमारे एमसी का नाम ली यी है, जो एक एक्सपीरियंस्ड इंटर डायमेंशनल ऑपरेटिव है। हर दिन वो एक प्रोटेक्टिव सूट पहनता है और अपनी जान रिस्क में डाल के दूसरी डायमेंशन में एनर्जी स्टोन्स माइन करने जाता है। पोर्टल में एंटर करने से पहले उसका एक सुपीरियर प्राउड स्माइल के साथ उसकी तारीफ करता है। वो एक्नॉलेज करता है कि इस महीने उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और बोलता है कि अगर वो इसी पेस से चलता रहा तो करीब 1 साल में अपने पेरेंट्स का डेट चुका सकता है। उसने ली के कंधे पर हाथ रखा और मेंशन किया कि अगर ली ने अगले 3 से 5 साल ऐसे ही मेहनत की तो शायद एक छोटा अपार्टमेंट भी खरीद सके। ली ने फोर्स स्माइल दी और हार्ड वर्क करने का वादा किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस हार्टलेस कैपिटलिस्ट को कोस रहा था। उसका असल प्लान डेट चुका के ये जॉब छोड़ देना था। उसका 5 साल इस शिटी जॉब में बिताने का कोई इरादा नहीं था। असल में दूसरी डायमेंशंस में रेडिएशन एक ऑर्डिनरी इंसान को एडवांस्ड वन बनाने का 1 in 1000 चांस देता था, लेकिन ये जानलेवा भी होता था। कोई भी इंसान सूट पहनकर दूसरी डायमेंशन में काम करने का फैसला तब तक नहीं करता जब तक लाइफ की मजबूरी ना हो। ट्रक्स पोर्टल की तरफ बढ़ने लगे। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ली वही लड़का है जिसके पेरेंट्स की 3 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसे न कॉम्पेंसेशन मिला बल्कि उल्टा उनकी डेथ का बर्डन भी उस पर आ गया। उसके दोस्त ने सिर हिला के बताया कि एनजी ग्रुप ने इंसिस्ट किया था कि उसके पेरेंट्स ने $10 लाख का नुकसान किया था। ली सच में बहुत अनफॉर्चुनेट था। चबी वाला डिस्प्यूट करता है। ये कहता है कि इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है। ली बस वीक है। अगर वो होता तो कंपनी से पैसे निकलवाने के लिए सब कुछ रिस्क कर देता। दोस्त थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसे लगा था कि वो उनकी जान ले लेगा। चबी वाला आर्म्स क्रॉस करके अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो बेवकूफ़ है। वो एक्सप्लेन करता है कि किसी की जान लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, पैसे निकलना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ली की आंखों में रेज की चमक आ जाती है। कभी कभी इंसान खुद से नहीं, बल्कि सोसाइटी या इस पागल दुनिया की वजह से वीक बनता है। कई घंटे बाद वो ट्रक से उतरते हैं, इक्विपमेंट पहनते हैं और काम शुरू करने का डिसाइड करते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है और एक आदमी को लगता है कि कलैप्स हो रहा है। सुपरवाइजर एक्सप्लेन करता है कि ये बस एक छोटा अर्थक्वेक है। चबी वाले की आंखें कंफ्यूजन में फैल जाती हैं, क्योंकि उसने कभी दूसरी डिमेंशन में अर्थक्वेक के बारे में नहीं सुना था। कई डिमेंशनल जोन्स में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी अर्थक्वेक नहीं देखा था। इससे उन्हें शक होने लगता है कि शायद मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये आपस में बात करने लगते हैं। एक बोलता है कि उन्हें काम जारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि यहाँ पहले एलियंस थे जो इंसेक्ट्स और बीस्ट से ज़्यादा खतरनाक थे। वो डिसाइड करते हैं कि रुक जाना ही बेटर है, ये बहुत डेंजरस है। सुपरवाइजर सबको चुप रहने का ऑर्डर देता है और क्लियर कर देता है कि एडवांस्ड वंस ने 3 साल पहले इस एरिया को एलियंस से क्लियर कर दिया था, तो अब उनका आना नामुमकिन है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि एक क्लॉ उसके चेस्ट को चीर देती है। ये देखकर सबकी आंखें डर से फैल जाती हैं। ली ये डर से पैरालाइज्ड हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या करे। मरने से पहले सुपरवाइजर रिवील करता है कि ये एलियन है। उसी वक्त कई पावरफुल बीस्ट्स, जिन्हें एलियंस कहा जाता है, आसमान से उतरते हैं और केओस मच जाता है। एलियंस वर्कर्स का मैसेकर करने लगते हैं, जिससे बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। ली पूरी ताकत से भागने लगता है। उसे याद आता है कि वो डायमेंशनल रिफ्ट के एग्जिट से 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वो सोचता है कि क्या भागना वाकई मदद करेगा। उसे पता है कि ये सब ह्यूमन स्ट्रेंथ के बस से बाहर है। एक एलियन ने एक वर्कर की बॉडी उठाकर ली की तरफ फेंका, जिससे वो दीवार से टकरा जाता है। ली जोर जोर से सांस लेने लगता है और देखता है कि वर्कर्स ट्रक पर चढ़ रहे हैं। ट्रक स्टार्ट होते ही हमारा लड़का उनसे रुकने को कहता है, लेकिन तभी एक एलियन ट्रक के ऊपर लैंड करता है। अपनी शार्प क्लॉज से रूफ में होल कर देता है। ये देखकर वर्कर्स पैनिक में आ जाते हैं। एलियन दो वर्कर्स को पकड़ लेता है और जंप करके ट्रक को ओवरटर्न कर देता है। बाकी एलियंस व्हीकल की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमारे लड़के को समझ आ जाता है कि उनका असली टारगेट अंदर के लोग हैं। लेकिन ज़्यादा देर नहीं होती कि ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एलियंस की बॉडीज दूर जा गिरती हैं। ली अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और पैनिक होने से नहीं रोक पाता। आग ने एलियंस को जलाना शुरू कर दिया, जिससे वो तड़पने लगते हैं। एलियंस गिर पड़ते हैं। ली घायल उठता है और सोचने लगता है कि शायद फायर ही उनकी वीकनेस है। उसका ध्यान पास पड़ी एक टॉर्च पर जाता है। वो अपनी थ्योरी टेस्ट करने का फैसला करता है। एक एलियन उसकी तरफ दौड़ता है। हमारा लड़का जंप करके टॉर्च की तरफ दौड़ पड़ता है, मोमेंटम का फायदा उठाते हुए। किस्मत से वो टॉर्च तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है।
ली टॉर्च को इधर उधर घुमाता है। एलियन तुरंत उसके पास आना बंद कर देते हैं। जब ली टॉर्च उनकी तरफ करता है तो मॉन्स्टर्स डर से फ्रीज हो जाते हैं। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की चमक आ जाती है और वो सबको रिवील करता है कि ये क्रीचर्स फायर से डरते हैं। 10 साल पहले अचानक दुनिया भर में कुछ गेट्स खुल गए थे। उन्हीं से इंसेक्टॉइड्स, बीस्ट्स और एलियंस डायमेंशनल रिफ्ट से निकल के अर्थ पर इन्वेड करने लगे। सिर्फ वो लोग जिन्हें रेडिएशन से अवेकन होने का मौका मिला, उनके पास मॉन्स्टर्स का सामना करने की पावर थी। उनकी वजह से न सिर्फ इंसानों ने गेट्स बंद किए, बल्कि डायमेंशनल एनर्जी के एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट का नया दौर भी शुरू हुआ। दुर्भाग्य से ये लोग हर वक्त वहाँ नहीं होते थे। ली ने सबको जल्दी से जितना हो सके उतना फ्लैमेबल मटेरियल इकट्ठा करने को कहा। कुछ वर्कर्स ने टॉर्चेस पकड़ लीं ताकि एलियंस को रिपेल कर सके। बाकी बर्निंग ट्रक की तरफ भागे। ये सब ऑर्डिनरी लोग थे और इस दुनिया में सिंपल सर्वाइवल ही सब कुछ था। गेट से आए मॉन्स्टर्स के सामने उनके पास भागने की भी ताकत नहीं थी। एक आदमी ने टॉर्च पकड़ी और उसका बॉडी डर से कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ था। उसे पता था कि टॉर्च ज्यादा देर नहीं चलेगी। ली पसीना पसीना हो गया और बताया कि स्टोरेज रूम में गैसोलीन है। उसका प्लान था कि एंट्रेंस को फायर से ब्लॉक कर दें ताकि रेस्क्यू आने तक सरवाइव कर सके। ली ने सबको ऑर्डर दिया कि बैक टू बैक खड़े हों, सर्कल बनाए और धीरे धीरे पीछे हटे। ली का प्लान काम करने लगा। धीरे धीरे वो लोग स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ने लगे। पास पहुंचते ही ली ने उन्हें एंट्रेंस पर गैसोलीन डालने को कहा। एक ने सिर हिलाया। उन्होंने बैरल्स को किक किया जिससे गैसोलीन एंट्रेंस पर फैल गया। जैसे ही एक एलियन ने गैसोलीन पर कदम रखा, ली और बाकी ने अपनी टॉर्चेस फेंकी। टॉर्च ने गैसोलीन को छूते ही पावरफुल फ्लेम बना दी जो एंट्रेंस में फैल गई और एलियन को जला दिया। एक पीसफुल स्माइल के साथ एक बूढ़े आदमी ने ली के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही सबने सांस ली, उन्होंने एडमिट किया कि अगर वो न होता तो सब मर जाते। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कभी कुछ हो तो बस कहना, वो जरूर मदद करेंगे। ली का ध्यान किसी चीज पर अटक गया। उसे क्यूरियोसिटी हुई। इस रूम में एक स्टैचू थी। ली के एक्सप्रेशन देखकर बूढ़े आदमी ने एक्सप्लेन किया कि ये स्टैचू बहुत पहले माइन शाफ्ट में मिली थी। उसका मानना था कि सुपरवाइजर चोंग इसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए स्मगल करना चाहता था, इसलिए उसने इसे यहाँ छुपा रखा था। ली ने ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसे रियलाइज हुआ कि स्टैच्यू काफी एंशंट थी। वो लोग सेक्टर सी में थे और वॉकी टॉकी से उन्होंने पूछा कि रेस्क्यू कब आएगा, बताते हुए कि उन पर एलियंस ने अटैक किया है और अर्जेंटली रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। रेस्क्यू टीम ने मैसेज रिसीव होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि फिलहाल अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, रेस्क्यू करीब 2 घंटे में पहुंचेगा। ये सुनकर सबकी आंखें डर से फैल गईं और जल्दी आने की रिक्वेस्ट करने पर वॉकी टॉकी का सिग्नल चला गया। सब पैनिक में थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। स्थिति और भी दुर्भाग्यपूर्ण थी क्योंकि उनके सुरक्षात्मक सूट्स की पावर सोर्स में सिर्फ 1.5 घंटे की ऊर्जा बची थी। मरने का डर सबके चेहरे पर साफ था। कुछ अपने घर पर इंतजार कर रही वाइफ्स और बच्चों के बारे में सोच रहे थे। एक ने प्रपोज किया कि व्हीकल से ब्रेक थ्रू किया जाए। आर्ग्यूमेंट दिया कि कम से कम एक तो बच सकता है, बजाय इसके कि सब यहाँ मौत का इंतजार करें। काम लुक के साथ ली ने अपनी कलाई देखी, रियलाइज किया कि उसके सूट में बहुत कम एनर्जी बची है। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि रेस्क्यू जल्दी आ जाए। एक वर्कर ने सबका ध्यान खींचा। वो चाबी वाला था जिसके हाथ में वुडन स्टिक थी। उसकी आंखों में मैलिस की चमक थी। उसने रिवील किया कि सूट्स की एनर्जी रेस्क्यू तक नहीं चलेगी और ऐसी सिचुएशन में किसी को सैक्रिफाइस करना होगा। उसका ध्यान ली और बुजुर्ग आदमी पर था। हमारा लड़का कांप रहा था। चाबी वाले ने वुडन स्टिक से ली की तरफ इशारा किया और क्लियर कर दिया कि ली का कोई रिश्ता नहीं है और वो डेट में डूबा है। उसकी लाइफ सिर्फ सफरिंग है। इसलिए उसने डिमांड की कि वो अपने सूट की बैटरी दे दे। ली की आंखों में रेज चमक उठी। उसने अपने दांत भींचे। जब ली ने रेसिस्ट करने की कोशिश की, चब्बी वाले ने उसे स्टिक से मारा। ली ने अटैक ब्लॉक कर दिया जिससे वुडन स्टिक टूट गई। हमारा लड़का दर्द से तड़पने लगा और चबी वाला उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने ली को रेसल करने का चैलेंज दिया। फ्यूरियस गेज के साथ उसने ली की गर्दन से पकड़ लिया और उसका मास्क उतार दिया, कहते हुए कि शायद रेडिएशन एक्सपोजर से उसकी अवेकनिंग हो जाए। उसने ऐड किया कि अगर उसकी पावर अवेकन हो गई तो वो उनका हीरो बन सकता है। मास्क की तरफ रेंगते हुए ली ने उन बास्टर्ड्स को कसम खाई कि अगर वो अवेकन हुआ तो सबसे पहले उन्हें मारेगा। उनकी आंखों में मैलिस की चमक थी और कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई थी। अवेकनिंग की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1000 में एक थी और उन्हें नहीं लगता था कि वो इतना लकी है।
उन्हें लगा कि एक और बैटरी मिल गई है, तो वो बाकी लोगों की तरफ मुड़ गए और पूछा कि अगला कौन अवेकनिंग ट्राई करेगा। एक आदमी पैनिक में आ गया। उसने अपने साथियों को धक्का दिया और ट्रक की तरफ भागने लगा, जिससे छवि वाला और बाकी उसका पीछा करने लगे। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। उसने कहा कि अगर मरना है तो सब साथ मरेंगे। उसने ट्रक स्टार्ट किया और बिना एक सेकंड गंवाए वहां से भागने का फैसला किया। इस प्रोसेस में स्टैच्यू ली के सामने गिर गई। बाकी लोग पैनिक में आ गए। उन्हें पता था कि उसे तुरंत रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने एंट्रेंस की फायर बैरिकेड तोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि उसने बाहर की फायर बैरियर गिरा दी, जिससे एलियंस अंदर आ गए। ली का ध्यान स्टैच्यू पर अटक गया। उसकी आंखें कंफ्यूजन में फैल गईं। उसे समझ नहीं आया कि क्या वो स्टैच्यू मुस्कुरा रही है। स्टैच्यू की आंखों में ईविल ग्लो आ गया और उसके चेहरे पर स्माइल फैल गई। ये देखकर हमारे लड़के को लगा कि शायद स्टैच्यू भी उसका मजाक उड़ा रही है। एक एलियन रूम में आया और स्टैच्यू का सिर क्रश कर दिया। हमारा लड़का अपने सिर पर हाथ रखकर खुद को फ्लाइंग पीसेज से बचाने लगा। ग्लोइंग आंखों के साथ एलियन ने अपनी क्लॉज ली की तरफ बढ़ाई। उसे खत्म करने के लिए तैयार था। हमारा लड़का सिर उठाता है और सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है। एलियन ने उसका सिर पकड़ लिया और अपनी शार्प क्लॉज रेडी की। ली पैनिक में था। समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। एलियन ने ली के चेस्ट को पियर्स कर दिया और हमारा लड़का खून थूकने लगा। वैसे भी उसकी मौत तय थी, लेकिन उसने बीस्ट के लिए इसे इजी नहीं बनाने का फैसला किया। ली को फर्क नहीं पड़ता था कि वो वीक है। वो डेथ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। डिटरमाइंड आंखों के साथ उसने एलियन की आर्म को काट लिया। एलियन ने अपनी क्लॉज ली के चेस्ट से निकाल ली, जिससे उसका बॉडी जोर से जमीन पर गिर गया। ली का फिर से खून से भर गया था। उसकी सांसें की बदबू रूम में डिस्गस्टिंग थी। उसी वक्त स्टैच्यू एक्टिवेट हो गई और शैडो से बना डेमन सामने आ गया। स्माइल के साथ उसने कहा कि उसे लगा था शायद उसमें कोई हिडन पोटेंशियल बस्ट हो जाएगा, लेकिन ये बस डेथ से पहले एक बेकार स्ट्रगल थी। चेस्ट में होल और दर्द से तड़पते हुए ली ने डेमन का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि कम से कम एलियन को एक बार काटा तो सही, लेकिन डेमन तो बस एक टूटी हुई स्टैच्यू था जिसे बीस्ट ने ऐसे ही तोड़ दिया। डेमन ने क्लियर किया कि अब वही उसे बचा सकता है। उसे बस अपनी बॉडी सरेंडर करनी है। रेस से भरी नज़रों के साथ ली ने मना कर दिया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मरना पसंद करेगा किसी स्पॉन के कंट्रोल में आने से अच्छा। डेमन ने देखा कि ली प्राइड के साथ मरना चाहता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। एलियन ने ली को ख़त्म करने की तैयारी की और डेमन ने क्लियर किया कि अब ली के पास मना करने का कोई हक नहीं है। उसी वक्त उसकी बॉडी से एक अजीब एनर्जी निकलने लगी और शैडो सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ये देखकर एलियन की आंखें कन्फ्यूजन में फैल गईं। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक सेकंड भी बिना हिचकिचाए वो ली के सामने घुटनों पर आ गया। ली का बॉडी बदल गया और अब वो शैडो से घिरा था। डेमन के कंट्रोल में डेमन की आंखों में रेज की चमक थी। उसे रियलाइज हुआ कि यही एलियन था जिसने उसकी स्टैच्यू तोड़ दी थी। एक सेकंड भी बिना हिचकिचाए डेमन ने अपनी पावर यूज की, जिससे एक जॉइंट फुट ने एलियन के बॉडी को क्रश कर दिया। डेमन ने एलियन को चुपचाप ऑब्जर्व किया। तभी एक और मॉन्स्टर आया और उसकी तरफ चार्ज करने लगा। डेमन ने घूम कर देखा और थोड़ी ही देर में उसके पैरों के नीचे एक छोटा रोडेंट डेमन बन गया। उसने मुंह खोला और एलियन को निगल गया। जब एक और एलियन ने अटैक करने की कोशिश की तो डेमन ने उसका सिर काट दिया। उसके मुताबिक ये स्मेल सच में डिस्गस्टिंग थी। डेमन वर्कर्स की तरफ बढ़ा और डिसाइड किया कि अब बाकी ट्रैश को भी ख़त्म करने का वक्त आ गया है। रोडेंट्स ज़मीन से उभर कर वर्कर्स के शरीर को घेरने लगे। कुछ वर्कर्स डर के मारे चीखने लगे, अपनी जान की भीख मांगने लगे। उनमें से एक जस्टिफाई करने लगा कि अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो ली कभी अवेकन नहीं हो पाता। उसकी आंखों में घृणा थी। उसने पूछा कि क्या उसे उनका थैंक्स करना चाहिए। आदमी बोला, नो नीड, बस सब भूल जाओ और हमें जाने दो। लेकिन ली ने कोल्डली जवाब दिया कि वो न सिर्फ उन्हें जाने देगा बल्कि उनकी मदद भी करेगा। अगले ही मोमेंट शैडो ने एक वर्कर के हेलमेट को पियर्स कर दिया, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगा। बाकी वर्कर्स भी इंटेंस पेन में थे और खून की उल्टी करने लगे। बदला लेने के बाद ली ने लास्ट दो सर्वाइवर्स का सामना किया, जो डर के मारे उससे हर्ट न करने की भीख मांगने लगे। उसने उन्हें बाकी लोगों की बैटरियां दे दी और बोला, अब ये तुम्हारी है। शैडो एंटिटी ने उसे समझाया कि ऐसी बेकार पिटी छोड़ दे, ये सेंटिमेंट उसे फ्यूचर में एलिमिनेट करवा सकता है।
लेकिन एंटिटी ने कहा कि देखेंगे एंड के टाइम वो कितना टफ रहता है। केव से बाहर निकलते ही ली को मॉन्स्टर्स की भीड़ घेर लेती है। शैडो एंटिटी ने फिर डील ऑफर की, या तो बॉडी उसे दे दे या खुद ही सब संभाले। उसने मॉक करते हुए कहा कि उसकी पावर के बिना लड़का कुछ भी नहीं है और उसकी टांगें पहले ही कांप रही हैं। लेकिन ली ने एक मॉन्स्टर के हाथ पर जोर से स्टेप मारा और बोला कि उसने अपना डिसीजन पहले ही ले लिया है। फिर उसने क्रीचर को किक किया और चिल्लाया कि उसे एंटिटी की लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। ली ने एक मॉन्स्टर के बॉडी को फुटहोल्ड की तरह यूज़ किया और खुद को हवा में लॉन्च कर दिया। खुद को हल्का महसूस करते हुए हवा में उसने क्रीचर के अटैक्स को स्किलफुली एविड किया। अपनी एबिलिटी दिखाते हुए फोकस्ड लुक के साथ वो बैटल के लिए तैयार हुआ। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आया। उसकी आंखों में इंटेंस ब्लू लाइट से ग्लो होने लगी और टाइम स्लो हो गया। अब ली ने रियलाइज किया कि उसके रिफ्लेक्सेस और स्पीड बहुत बढ़ गई है। मॉन्स्टर ने उसे पैथेटिक कहा और बोला कि शैडो सिस्टम के बावजूद वो कोई खास नहीं है। फ्यूरियस होकर ली ने अपने फर्स्ट में पर्पल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की और अटैक के लिए तैयार हुआ। फिर उसने क्रीचर को चिल्लाकर शट अप कहा और उसे डिवास्टेटिंग पंच मारा। उसे हैरानी हुई कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक इतनी बढ़ कैसे गई और वो अपने फर्स्ट को देखता है। लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ बॉडी से अटैक करना काफ़ी नहीं, सच में हर्ट करने के लिए उसे वेपन चाहिए। इसी पर उसकी शैडो एनर्जी कंडेंस होकर उसके सामने एक डैगर बना देती है। न्यू वेपन पकड़कर उसने क्रीचर को चैलेंज किया कि देखे कौन किस पर भारी है। स्विफ्ट मूव में ली ने मॉन्स्टर को उसकी बैक पर प्रिसाइज ब्लो मारा। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसे लगा कि अब वो एबनॉर्मल्स को भी हरा सकता है। लेकिन तभी दो और बिचर जॉइंट क्रीचर्स उसे घेर लेते हैं। ली ने अटैक डिफेंड किया, डैगर से मॉन्स्टर की क्लॉज को ब्लॉक किया, फिर क्रीचर के आर्म को सपोर्ट की तरह यूज़ किया और उसे फेटल ब्लो दिया। एनिमी से घिरा, अब वो पूरी ताकत से फाइट करने को तैयार है। डैगर हाथ में लेकर उसके पास अब फाइट बैंक करने की असली पावर है। अटैक के बाद एक मॉन्स्टर का हाथ लाइफलेसली जमीन पर गिर गया। थका हारा ली अपनी इनक्रेडिबल विक्ट्री पर हंसने लगा। फिर एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई जो बताती है कि उसकी इवोल्यूशन सक्सेसफुल रही। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि ली ठीक है, बस थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। नर्स एक्साइटेड थी कि वो असेंडेंट है और उससे उसका लेवल पूछती है, लेकिन डॉक्टर उसे वेट करने को कहता है। इस पर एक यंग वुमन उसकी गुड लुक्स की तारीफ करती है, जबकि उसके बॉडी के ऊपर एक अजीब शैडो होवर कर रही थी। शैडो एंटिटी कंप्लेन करती है कि इतनी पावर के बावजूद वो एक ई रैंक ह्यूमन में फंस गया है। ली उठता है और शैडो क्रीचर को देखता है, पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। क्रीचर अपने आप को सुप्रीम बीइंग बताता है और ली से अपनी बॉडी सरेंडर करने का ऑन ऑर्डर देता है। ली इम्प्रेस नहीं होता और एंटिटी को एगली कॉकरोच कह देता है। गुस्से में क्रीचर फिर से उसकी बॉडी मांगता है और कहता है कि यही उसके एग्जिस्टेंस का रीज़न है। ली सोचता है कि एंटिटी अनस्टेबल है और शायद उसके पीछे उसके गुड लुक्स की वजह से है, जबकि दूसरी तरफ एंटिटी ली के अजीब सोच से कंफ्यूज होता है। सोवरेन को गुस्सा आता है जब वो देखता है कि एक इंसान उसे मॉक कर रहा है। वो कहता है कि अब और बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ली का एग्जिस्टेंस सिर्फ अपनी बॉडी ऑफर करने के लिए है। ली सोच में पड़ जाता है कि क्या सोवरेन उसके फिजिकल लुक्स की वजह से ऑब्सेस्ड है या वो कोई इविल स्पिरिट का पोजेशन है। ली के थॉट्स देखकर सोवरेन का पेशेंस खत्म होने लगता है। वो फ्यूरियस हो जाता है और ली का कॉलर पकड़ लेता है। गुस्सा इस बात पर भी था कि उसने अपनी खुद की आंखें डिस्ट्रॉय कर दी थीं और अब उसे एक थर्ड क्लास हाफ ह्यूमन ट्रैश मिला है। अगर सिचुएशन डेस्परेट न होती तो शायद वो किसी ओल्ड डॉग को चुनता, न कि ई क्लास गार्बेज को। एक गेट खुलता है और सोवरेन ली को उसमें फेंक देता है। वो कहता है कि अगर वो 3 दिन में टी क्लास तक नहीं पहुंचा तो उसे पूरी तरह इरेज कर देगा। ली जमीन पर गिरता है, उसकी आंखों में कन्फ्यूजन होती है। उसे याद आता है कि वो हॉस्पिटल में था और समझ नहीं पाता कि ये जगह क्या है। सॉवरेन आर्म्स क्रॉस करके रिवील करता है कि वो लोग अब अदरवर्ल्डली डंजन के गेट के अंदर हैं, जो उसके क्लैन का ई क्लास ट्रायल है, यानी इंसेक्ट नेस्ट। सॉवरेन क्लैरिफाई करता है कि चिंटियन रेस का हर मेंबर अडल्टहुड के बाद सिर्फ एक बार इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ली के सामने एक फेयर बीस्ट होता है जिसकी आंखें ग्लो कर रही होती हैं। ली खड़ा हो जाता है और अस्यूम करता है कि सोवरेन के अपीयर होने से ट्रायल रिफ्रेश हो गया है। क्रीचर ली को घूरता है, ये एक शील्ड कैरापेस बीटल है। ली कंफ्यूज होता है कि उसे ये स्पीशीज कैसे पता है। सोवरेन बताता है कि शैडो सिस्टम उसकी नॉलेज बैंक से डायरेक्टली रीड करता है और ली को इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ली अपनी मुद्रा बनाता है और शैडो डैगर अपीयर कर लेता है। बीटल अटैक करता है लेकिन डैगर से ली उसके अटैक को ब्लॉक करता है। उसे रियलाइज़ होता है कि बीटल बहुत फर्स्ट है।
फ्यूरियस गुस्से के साथ बीटल रोअर करता है और फिर से अटैक करता है। ली जंप करके अटैक अवॉइड करता है और नोटिस करता है कि बीस्ट का ब्लाइंड स्पॉट उसकी बैक पर है। जंप करके ली बीटल के शैल पर अटैक करता है लेकिन अटैक का ज़्यादा असर नहीं होता। जैसे ही वो लैंड होता है बैटल फिर से फियर्सली अटैक करता है। लकी होता है कि ली टाइमली रिएक्ट करके अटैक ब्लॉक कर पाता है। ली डैगर को ज़मीन में स्टैब करके अपनी बॉडी रोकता है। नोटिस करता है कि बीस्ट का शेल बहुत हार्ड है। सॉवरेन मॉक करता है और पूछता कि बूट फोर्स ही उसकी टैक्टिक है क्या। ली बीटल पर लपकता है और कहता है कि वह कैसे फाइट करता है, ये सॉवरेन की प्रॉब्लम नहीं है। ली अटैक्स करता है लेकिन बीटल सब ब्लॉक कर देता है। ली सोचता है कि क्या इसका कोई वीक पॉइंट है भी या नहीं। बीस्ट की आंखें रेस से चमकने लगती हैं। वह अपनी शार्प लेग्स घुमाता है और ली को दीवार से टकरा देता है। ली के शोल्डर पर ग्रीन लिक्विड होता है। उसे रियलाइज होता है कि बीटल इंजर्ड है। बीटल फिनिशिंग मूव के लिए आता है लेकिन ली समझ जाता है कि ग्रीन लिक्विड उसका ब्लड है। खुशी होती है क्योंकि अब उसे वीकनेस मिल गई। बीस्ट रेडी होता है अटैक के लिए और ली की आंख से अजीब एनर्जी निकलने लगती है। डिटर्मिनेशन के साथ वह डिसाइड करता है कि कौन असली वीकलिंग है, ये देखना पड़ेगा। सॉवरेन कंफ्यूज होता है कि क्या ली शैडो सेंस यूज कर रहा है। ली लाइटनिंग की तरह मूव करके एक ही मोमेंट में बैटल की एक लेग काट देता है। सॉवरेन मॉक करता है कि इतनी मेहनत सिर्फ एक लेग तोड़ने में गई। ली कहता है कि अब बीटल के पास एक लेग कम है डिफेंड करने के लिए। जमीन पर जोर से स्टेप मार के वह बीटल को वीक पॉइंट पर हिट करने का मौका बनाता है। इंजर्ड बैटल पीछे हटने लगता है। ली डिसाइड करता है कि उसे और इफेक्टिव वेपन चाहिए। डैगर ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। वह कॉन्सेंट्रेट करके शैडो को मैनिपुलेट करता है और एक पावरफुल स्पीयर बनाता है। बैटल के एब्डोमेन के नीचे स्ट्राइक करके उसका बॉडी हवा में लॉन्च कर देता है। ली ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि पक्का वीक पॉइंट एब्डोमेन है। अब बीटल डिफेंड नहीं कर पाता और ली स्पीयर घुसा देता है। बीटल का बॉडी टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाता है। जमीन पर एक ब्लू एनर्जी स्टोन गिरता है। ली जोर जोर से सांस ले रहा होता है और यकीन नहीं कर पाता कि वह जीत गया। सॉवरेन मॉक करता है कि एक सिंपल ई रैंक बग मारने के बाद भी वह इतना थक गया। ली स्टोन उठाता है, कंफ्यूज होता है कि ये क्या है, लेकिन फील करता है कि उसके बॉडी में पावर की लहर दौड़ गई। उसका ई रैंक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 0.2% बढ़ जाता है। सॉवरेन रिवील करता है कि यह एनर्जी स्टोन है जो एबिलिटी लेवल बढ़ाने का चांस देता है। इसी वक्त ली अलर्ट होता है लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे फील होता है कि कुछ आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। सॉवरेन सजेस्ट करता है कि शैडो सेंस यूज करो। ली पूछता है कि यह स्किल कैसे है। सॉवरेन समझाता है कि शैडो एनर्जी अपनी आंखों में कॉन्सेंट्रेट करनी होती है ताकि शैडो सेंस एक्टिवेट हो जाए। ली कॉम्प्लाई करता है, एक आंख ग्लो होने लगती है और लेवल 1 शैडो सेंस एक्टिवेट हो जाता है। एक और बीस्ट आता है और ली की तरफ स्पाइक्स लॉन्च कर देता है। शैडो सेंस की वजह से ली अटैक फोर्सी करके जंप करके बच जाता है लेकिन कपड़े फट जाते हैं। स्पाइक्स दीवार में लगते हैं और पॉइजन निकलता है। बीस्ट स्पाइक्स लॉन्च करता रहता है। ली कंफ्यूज होता है कि यह इतना फास्ट कैसे मूव कर रहा है। स्पाइक्स हाई स्पीड से पीछे से आते हैं लेकिन ली फ्लेक्सिबल होने की वजह से बच जाता है। थोड़ा डाउट होता है कि कहीं सॉवरेन का शैडो सेंस स्किल बेकार तो नहीं। पूछता है कि क्लियरली क्यों नहीं देख पा रहा। सॉवरेन कहता है कि स्किल बेकार नहीं है, ली की स्ट्रेंथ वीक है। ली फ्यूरियस होता है और अपनी आंख में एयर एनर्जी गैदर करता है। सॉवरेन थोड़ा सरप्राइज होता है कि एक सिंपल ई रैंक इतना स्किल से शैडो एनर्जी कंट्रोल कर रहा है। अब ली बीस्ट को क्लियरली देख पाता है। वन स्पली रिपर पक्ष है जो स्टिंगर शूटर है और दूर से पॉइजनस स्पाइन लॉन्च करता है। ली नॉलेज बैंक के हिसाब से अडेप्ट करने लगता है लेकिन उसकी आंखों में डर होता है जब एक पल में दर्जनों बीस्ट्स आ जाते हैं। ली पैनिक में आ जाता है, रियलाइज करता है कि बहुत ज्यादा बीस्ट्स हैं जो उसकी तरफ चार्ज करते हैं। ली डिफेंसिव स्टांस ले लेता है। सॉवरेन उसकी तारीफ करता है कि उसने सही पोजीशन चुनी ताकि चारों तरफ से अटैक ना हो। ली कॉन्सेंट्रेट करके 2 शैडो डैगर्स समन करता है। एनर्जी वेव से पास के बीस्ट्स को रिपेल करता है। ली के बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलती है। सॉवरेन सरप्राइज होता है कि ली ने इतनी जल्दी शैडो सेंस का सेकंड स्टेज अवेकन कर लिया है। एक सिंपल ई क्लास के लिए ये एक प्लेजेंट सरप्राइज है। ली की आंखें रेस से चमक रही होती हैं और वह बाकी बीस्ट्स को साइलेंटली घूरता है। हमारा लड़का अब बिना किसी डिफिकल्टी के बीस्ट के फेरोशियस अटैक्स को हजम करने लगा। उसने जल्दी ही नोटिस किया कि इंसेक्टॉइड्स की मूवमेंट्स अब पहले से आधी रफ्तार पर हो गई थीं। तभी सिस्टम ने बीस्ट के बॉडी पर कई स्पॉट्स हाईलाइट करने शुरू कर दिए, ब्राइट पर्पल कलर में। सॉवरेन ने कहा यह है आई ऑफ रीडो का बेनिफिट जो स्टेज 2 पर अनलॉक होता है। अब सिस्टम खुद वीक पॉइंट्स शो करेगा। ली की आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक आ गई। उसे पता चल गया कि हर एक का वीक पॉइंट नीचे है। उसने एक्टिवेट की अपनी न्यू टेक्निक शैडो थॉर्न बैंड बुरियल। पूरा ग्राउंड कांप उठा।
काले काले स्पाइक्स जमीन से निकलकर ऊपर एक्सप्लोड होते हुए पूरे एरिया में डैमेज कर रहे थे। इंसेक्टॉइड्स की चीखें गूंज उठीं। एक एक करके वो गिरने लगे। मॉन्स्टर्स के शरीर से एनर्जी स्टोन्स गिरने लगे। सिस्टम ने दिखाया रैंक ब्रेक थ्रू। प्रोग्रेस 1.3% से बढ़कर 2.7% हो गई। लेकिन ली अब भी सतर्क था। उसे समझ आ गया कि एक एनर्जी स्टोन सिर्फ 0.7% प्रोग्रेस देता है। इसका मतलब ब्रेक थ्रू तक अभी और लड़ाई बाकी थी। तभी काई और स्पाइक्ड प्रोजेक्टर्स सामने आ गए। उनकी ग्लोइंग आंखों में अब डर के साथ जिज्ञासा भी थी, जैसे जानते हों कि उनके खिलाफ अब कुछ बदल चुका है। ली ने एक सेकंड भी गंवाए बिना चंद्र की तरह मूव किया। अब उसके हर स्ट्राइक का टारगेट बीस्ट का वीक स्पॉट था। हर प्रीसाइज्ड स्ट्राइक के साथ सिस्टम ने अपडेट दिया। ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस अब 5.3% थी। लेई थोड़ा शॉक था। उसे अंदाजा नहीं था कि सिर्फ लेवल 2 का आई ऑफ शैडो उसकी एक्यूरेसी इतनी बूस्ट दे देगा। लेकिन जिस पल वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, एक इंसेक्टॉइड फुल स्पीड से लॉन्च हुआ सरप्राइज अटैक के लिए। उसकी स्पाइन सीधा लेई की ब्लाइंड साइड की तरफ बढ़ रही थी। शुक्र है कि लेई ने बाल बाल बचते हुए नीचे झुककर अटैक को टॉस कर लिया। सोवरेन उसकी क्विक रिएक्शन देखकर तारीफ करता है, मगर साथ ही रिग्रेट करता है कि काश उसका दिमाग भी इतनी तेजी से काम करता। लेई ने ध्यान से ऑब्जर्व किया और उसे साफ दिख गया। वो था विप सेबर वर्म। हमारा लड़का अपनी शैडो डैगर को एक विप में ट्रांसफॉर्म करता है। वर्म जंप करके भाग न पाए उससे पहले लेई ने विप से उसे पकड़ लिया। अब जब वो एक सेकंड के लिए भी हिल नहीं पा रहा था, लेई ने दूसरे रोडन डैगर से उसे खत्म कर दिया। सिस्टम ने फिप सेबरवर्म की वीक पॉइंट को रिकॉर्ड कर लिया। फिर रिपर बक्स ने अपनी तीखी रिट्रैक्टर लेई की तरफ लॉन्च की। इस बार लड़का पूरे फोकस के साथ अपनी शक्ति यूज करता है। शैडो डैगर्स को चेन डैगर्स में बदलता है, स्टिंगर्स को एज करता है और बीस्ट्स की बैक साइड्स पर कट मारता है। उसका डी रैंक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस अब 12.1% तक पहुंच चुका था। लेई ने चैन डैगर्स को फिर से चिप्स में बदल लिया और विप्स पास के बीस्ट्स को लपेटने लगे। उनकी बॉडीज जबरदस्त ताकत से जमीन पर गिर गई। सोवरेन को देखकर खुशी होती है कि अब लेई वाकई उसका योग्य बन रहा है, भले ही उसकी फाइटिंग पैटर्न्स थोड़ी अजीब लगती हो। अब उसका ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस सीधा 34.2% तक पहुंच गया था। लेई को आई ऑफ शैडो का गिफ्ट मिला है। इसने उसकी सेंस, रिएक्शन, स्ट्रेंथ और शैडो पर कंट्रोल बहुत एनहांस कर दिया है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। लेई की आंखों में डर फैल गया। सॉवरेन रिवील करता है कि आई ऑफ शैडो का गिफ्ट पाने के साथ साथ बहुत तेज मेंटल पावर भी कंज्यूम होती है। यही इसकी असली कीमत है। ई रैंक जब भी हो, ई रैंक ही रहता है। उसकी लिमिट्स आ चुकी है। अब जब उसके पास ये पावर है, उसकी विजन धुंधली होने लगी। एक बीस्ट ने पीछे से लेई पर फौरन वॉर किया और उसकी बॉडी पर गहरा कट लग गया। लेकिन लेई की आंखों में फिर से डिटर्मिनेशन चमक उठी। वो यहाँ हार मानने वाला नहीं था। अब उसकी ट्रायल पूरी होने में 15 घंटे 28 मिनट बचे थे। उसके दिमाग में फिर वही एनजी ग्रुप के बास्टर्ड्स घूमने लगे। कैसे उन्होंने उसके पेरेंट्स की मौत की सच्चाई छुपाई, कैसे उसे ज़बरदस्ती माइंड माइंड में काम करवाया गया। ये सब चुकाने के लिए गुस्से और नफरत से भरा लेई अपने रास्ते में आने वाले हर बीस्ट को बेरहमी से मारने लगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान पैदा हुआ था, लेकिन अब उसके पास सब बदलने की पावर थी। अब वो हार नहीं मानेगा, अब उसे बदला चाहिए। ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 58.7% से सीधा 94.8% तक पहुंच गया। अब उसके पास 1 घंटा 27 मिनट बचे थे। लेई ने सैकड़ों मॉन्स्टर्स का कत्ल कर दिया और अब वो लाशों के पहाड़ पर बैठा था। अब उसके मन में बस एक ही सोच थी, इन सारे घमंडी लोगों को घसीटकर अपने माँ बाप की कब्र पर लाना और उनसे माफ़ी मंगवाना। ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 95.4%। टाइम बचा 2 मिनट 15 सेकंड। सोवरेन थोड़ा हैरान था। इंसानी नफरत सरप्राइजिंगली शैडो सिस्टम के लिए कंपैटिबल है और यही तो रॉ एनर्जी को सबसे ज़्यादा नॉरिश करती है। वो याद दिलाता है, प्रॉमिस टाइम करीब है, तेज करो। प्रोग्रेस 97.8%। टाइम बचा 7 सेकंड। लेई ने अपनी दोनों डैगर्स कसकर पकड़ लीं। सोवरेन ने तुरंत नोट किया कि वो पूरी शैडी एनर्जी एक साथ अनलीश करने वाला है और पूछा, तू एक्सप्लोड होने से डरता नहीं क्या? लेकिन लेई की आंखों में अब सिर्फ डिटर्मिनेशन था। उसे पता था ब्रेक थ्रू तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ एक झटका चाहिए, और अगर ये स्ट्रांग बन सकता है तो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। 1 सेकंड बचा था। लेई ने बीस्ट्स की भीड़ पर छलांग लगाई और पूरी शैडो एनर्जी अनलीश कर दी। एक भयंकर एक्सप्लोजन गूंजा।
जिसमें सारे बीस्ट्स एक ही झटके में मासेकर हो गए। सिस्टम विंडो सामने खुली। ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस 100%। लेई प्रमोट हो गया लेवल डी पर। चारों तरफ एनर्जी स्टोन्स हवा में तैर रहे थे। लेई ने माथे से पसीना पोंछा। सोवरेन ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी मुश्किल से पहुंचा। अब से तुझे मैं लिटिल लेई कह सकता हूँ। लेई की नज़र एक तलवार पर अटक गई जो ज़मीन पर पड़ी थी। सोवरेन ने समझाया, ये इंसेक्ट नेस्ट हमारे लोगों के बिगिनर्स के लिए ट्रायल ग्राउंड था, और ये जो टैगर तू देख रहा है ह्यूमन क्लासिफिकेशन सिस्टम में लेवल ए है। लेई ने वो भारी वेपन उठा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे डैगर क्यों कहा गया, क्योंकि उसके लिए तो ये एक भारी ग्रेट स्वॉर्ड जैसा था। वो सोचने लगा, क्या सोवरेन की रेस सच में जायंट से बनी है? सोवरेन ने साफ कर दिया, उसकी शैडो पोस्चर के सामने ये वेपन्स कुछ भी नहीं है। लेई ने अपनी शैडो पावर को कंसंट्रेट किया और वेपन्स को एक सिस्टम पोर्टल में स्टोर कर लिया। इन्वेंट्री में अब थे फैंग वुल्फ डैगर, रेकलेस डैगर, ब्लैक गोल्ड डैगर। सोवरेन थोड़ा क्यूरियस हुआ। उसे नहीं पता था कि लेई इन वेपन्स को किसी अलग तरीके से भी यूज़ कर सकता है या नहीं। लेई उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा। उसके इरादे बिल्कुल साफ थे, जैसे ही इराक के बाद वो ये वेपन्स बेचने वाला था। उसके चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल थी, क्योंकि उसे पता था सिर्फ एडवांस्ड लेवल डी लोग ही इक्विपमेंट बेच सकते हैं। मतलब उसकी मंजिल है रजिस्ट्रेशन हॉल। रजिस्ट्रेशन हॉल पहुंचा तो वहां की वुमन ने टेस्ट किया और बोली, तुम्हारे बॉडी स्टैट्स तो अच्छे हैं, लेकिन कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं हो रही, इसलिए सिस्टम ने तुम्हें लेवल ई ही क्लासिफाई किया है। ली के पसीने छूट गए। रिकॉर्ड्स में वो माइनर के तौर पर रजिस्टर्ड था, और अब अगर वो लेवल ई में अपग्रेड होता तो उसे 15% ज़्यादा सैलरी मिलती। पैनिक में रजिस्ट्रेशन हॉल से निकलते हुए उसने मन में बोला, शैडो सिस्टम सच में बाकियों से अलग है। सोवरेन ने साफ साफ कहा, ये ह्यूमन शैडो एनर्जी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। जब ली को समझ आ गया कि उसका अनडिटेक्टेबल होना खुद में फ़ायदे का है, लेकिन इससे सामान बेचना ज़रूर मुश्किल हो जाएगा। कुछ घंटों बाद ली ने अपना चेहरा ढक लिया। तलवार पीठ पर थी और वो पहुंचा ब्लैक मार्केट, जहां हर शेडी डील होती है। सोवरेन के लिए तो ब्लैक नाम ही परफेक्ट था उसके शैडो सिस्टम के लिए। वहाँ हर कोई ली को देखकर पूछ रहा था, माइनिंग एयर डक्ट कपड़ों में धूल से भरे चेहरे के साथ माइनर का ब्लैक मार्केट में आना सबको अजीब लग रहा था। उसने आसपास बिकने वाले वेपन्स देखना शुरू किया। सोवरेन हंसकर बोला, इंसान सच में फनी है। मेटल में स्टोन चिपका दें और उसे डिवाइन वेपन बोल दें। ब्लैक मार्केट का ऑनर आया तो सीधा ली को ताना मारा, माइनर होकर मेरी शॉप में घुस रहे हो? ध्यान रखना, कुछ गंदा किया तो सामान बेचने लायक नहीं रह पाओगे। ली बोला, क्या हर कस्टमर का ऐसा वेलकम करते हो? ऑनर ने अपनी नाक पर हाथ रखा और बोला, तेरी हालत देखो, तुझ में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि अफोर्ड कर पाओगे। ली ने सिपाही की तरह तलवार निकाली और बोला, मुझे तुम्हारा कबाड़ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मेरी स्वॉर्ड की कीमत कितनी है। ओनर की नज़र तुरंत एक आदमी और एक औरत पर अटक गई। औरत थी सूचिंग, आम इंसान, साथ था चूही, एक एडवांस्ड लेवल डी। सूचिंग बोली, इरा तुम मुझे ऐसी गंदी जगह क्यों लाए हो? ऑनर ने चूही को देखा और मुस्कुराया, यंग मास्टर, जो आज कुछ अच्छा बेचने आए थे। जो ने भी अपनी स्वॉर्ड दिखाई, जो उसने आज ही सेकंड गेट रेड में पाई थी, और इरादा था कि उसे बेचकर अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी दिलवा सके। ओनर की नज़रों में हैरानी थी। ये तो विंड हाउस होल्ड है, अटैक पावर को अपने आप बूस्ट करने वाला, लेवल ई के लोगों के लिए ड्रीम आइटम। ली ने सूचिंग को पहचान लिया। सूचिंग भी हैरान होकर उसे देखने लगी। सूचिंग को तुरंत याद आ गया कैसे कभी ली ने उसे जीतने के लिए फूल दिए थे और उसने वो फूल पैरों तले रौंद दिए थे। तब उसने ली के सामने ताना मारा था कि तेरे पेरेंट्स मर गए, कंपनसेशन के लाखों का क्या किया? उसे पेनलेस लूजर कहा, जो सब कुछ खमवा चुका है और कर्ज में डूबा है। उसने डिमांड किया था कि वो उसे ढूंढना बंद करे और उसका टाइम बर्बाद ना करे। जो को समझ नहीं आया कि सूचिंग वाकई में उसे जानती है या नहीं। सूचिंग ने फोर्स स्माइल देते हुए इनकार किया। बोली, भला मैं ऐसे लो लेवल माइनर को क्यों जानूं? और जल्दी से ऐड कर दिया, मे बी ही इज़ अ फैन। आखिर ऑनलाइन सेलिब्रिटी हूँ, लोग पहचान ही जाते हैं। जो ने एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ ली की तरफ बढ़ना शुरू किया। बोला, तुम्हें अभी अभी सूचिंग बुला रही थी ना? सच में इस जगह के स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं। ऐसे लूजर्स को अंदर आने देते हो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि ऐसे लोग एस्टैब्लिशमेंट की क्लास गिरा देंगे? जो ने अपनी पावर स्वॉर्ड में चैनल की ओर ली पर दहाड़ा। चलो भागो, अपना कचरा उठाकर सड़क के एंड वाले कबाड़ी को बेच आओ। जो ने ली की स्वॉर्ड पर वार किया, मगर अगले ही पल जो की अपनी तलवार टुकड़ों में टूट गई। वो हैरान रह गया। ली ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी स्वॉर्ड ही असली स्क्रैप है। जो का गुस्सा सातवें आसमान पर था, दांत पीस रहा था, फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया।
सू भी चौंक गई, जो तो हमेशा दावा करता था कि ये स्वॉर्ड आयरन तक काट सकती है और लाखों की कीमती है। जो ने ली को गाली दी, अपमान और ह्यूमिलिएशन में पागल हो गया, अटैक के लिए तैयार हुआ। तेरी मौत बुला रही है क्या? जो ने रौद्रता से अपनी पावर फिस्ट में चैनल की और पंच लगाया, लेकिन ली ने आसानी से डॉज कर लिया। अटैक इतना स्लो था कि जो को मानना पड़ा कि इसकी मूवमेंट्स पूरी नहीं। मगर अब जो ने अपनी ताकत पैरों में चैनल की, किक्स की रेंज शुरू हुई। ली फिर भी बिना दिक्कत डॉज करता रहा। उसके लिए ये अटैक इंसेक्ट नेस्ट ट्रायल से कहीं ज़्यादा आसान था। जो कंफ्यूज था, ये सिर्फ एक माइनर है जिसका लेवल ई भी नहीं है, वो कैसे बच रहा है? जो ने फिर वार किया, लेकिन ली साइड में हटकर आसानी से बच गया। जो स्तब्ध रह गया, लेवल डी होते हुए भी वो इस लड़के को छू क्यों नहीं पा रहा। अब ली ने शैडो पावर रिलीज की। उसने एक शैडो व्हिप बनाई जो की कलाई में लिपट गई। जो हार मानने को तैयार नहीं था, जंप करके फिर से हमला करने बढ़ा। चिल्लाया, माइनर्स को तो अपने होल में रेंगते रहना चाहिए। ली की आंखों में एंगर आ गई। सार्कास्टिक बोला, तो क्या कुत्तों को भी जमीन पर रेंगना चाहिए? ली ने चिप करके खींचा, जो कि पूरी बॉडी जोर से जमीन पर पटाक दी। सू घबरा गई, यह कैसे हो गया? ली की आंखों में मैलिशियस चमक थी। हंसते हुए बोला, जो सच में कुत्ता बनने का सपना देखता है, जो रेज में एक्सप्लोड करके फिर से चार्ज करता है। उसी वक्त दुकान का दरवाज़ा खुला। एक आदमी ने स्टॉप कहा। जो रुक गया। जैसे ही मुड़ा, सामने था उसका बॉस शेंग चोंग, एक एडवांस्ड लेवल डी ब्लैक मार्केट का ओनर। पेनिट्रेटिंग गेज से बोला, जो तुम मेरे बेस्ट क्लाइंट हो, लेकिन मेरी दुकान में फाइट लिमिट के बाहर है। सू ने फौरन ली की तरफ उंगली की। सर, उस माइनर ने जो कि प्रेशियस स्वॉर्ड तोड़ दी, इसलिए लड़ाई शुरू हुई। वोंग को जैसे ली के माइनर होने पर और भी तुच्छता महसूस हुई। उसकी आंखों में डिस्डेन आने लगा। वोंग ब्लैक मार्केट का मालिक बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ ली की तरफ बढ़ा और पूछा, क्या तुमने सच में जो की तलवार इसी स्वॉर्ड से तोड़ दी? ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले बकरे ने मुझ पर अटैक किया था। अगर उसकी तलवार टूट गई तो उसमें मेरी क्या गलती? वोंग ने जो की तरफ देखा। क्या यह सच है? जो चुप रहा, कुछ बोल नहीं पाया। वोंग ली के बगल से गुजरते हुए मुस्कुराया। ली की तलवार साधारण चीज नहीं लग रही। क्यों ना हमेशा वाली यूजुअल रूल लगा दें। जो कि आंखों में चालाकी चमक उठी। सोचा, पैसे मैं लूंगा, सामान चोंग रखेगा। वोंग भी मुस्कुराया। जो तब तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो पीस मेकर बनने दो। लॉर्ड, क्या मैं तेरी स्वॉर्ड देख सकता हूँ? ली ने स्वॉर्ड थमा दी। जैसे ही वोंग ने स्वॉर्ड पकड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तलवार 50 किलो से भी भारी थी, और फिर भी ली ने उसे इतनी आसानी से पकड़ रखा था। वोंग के मन में सवाल उठे, शायद यह लड़का कोई जीनियस है। अब इसे और गहराई से टेस्ट करना चाहिए। उसे हैरानी थी कि इतनी रेयर वेपन एक माइनर के पास आई कहाँ से। ली ने शांत चेहरा बनाते हुए पूछा, ब्लैक मार्केट कब से सामान के मालिक और सोर्स जांचने लगा? वोंग ने सिर्फ क्यूरियोसिटी बताई। अगर नहीं बताना चाहो तो कोई इश्यू नहीं। ली फौरन समझ गया, यह आदमी उसे टेस्ट कर रहा है। उसने बहाना बनाया, माइनिंग करते वक्त मिल गई थी, कोई बड़ा सीक्रेट नहीं। वोंग का शक दूर हो गया। मान गया कि ली सच में लो लेवल माइनर है। वोंग ने स्वॉर्ड को और बारीकी से देखा और बोला, काफ़ी स्टडी है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। वैल्यू बस कुछ 100 ही होगी। इसके मुकाबले जो कि स्वॉर्ड अगर न टूटी होती तो 20 लाख से ऊपर बिकती। वोंग ने कमीनी मुस्कान से कहा, ऐसी घटिया स्वॉर्ड खरीद लेता हूँ। बदले में ली को जो को सिर्फ 2 मिलियन देने हैं, बाकी मैं देख लूँगा। चलो, आज भलाई कर दी। फिर जो की तरफ देखा। क्या ख्याल है? जो ने बॉस की दखलंदाजी से मना नहीं किया। सूचिंग थोड़ी परेशान थी। उसे पता था कि एक माइनर के लिए 2 मिलियन लाना नामुमकिन है, और अब उसकी कार भी खतरे में है जो ने प्रॉमिस की थी। जो ने सू छिंग की गर्दन पकड़ ली और बोला, चिंता मत कर, इसके ऑर्गन्स बेच देंगे, इतनी तो रकम आ ही जाएगी। वोंग के आदमी ली की पिटाई की तैयारी करने लगे। ली समझ गया सब कुछ पहले से प्लान्ड है। वोंग ने ली से ताना मारते हुए पूछा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एंजॉय योर मोमेंट। इसी वक्त ली की आंखों में ग्लो आ गई। स्वॉर्ड की ऑरा बॉडी से बाहर निकलने लगी और उसने ठंडे अंदाज में कहा, फिक्र तुम्हें होनी चाहिए, मुझे नहीं। वोंग डेफा के आदेश पर उसके लोग ली पर हमला कर देते हैं, लेकिन वोंग डेफा बिल्कुल परेशान नहीं था। वो सूचिंग और जो से कहता है कि यह लड़ाई बेकार है, क्यों ना टी रूम में जाकर बैठे। जो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं, एक गुंडा हवा में उछलकर उनके पीछे दीवार से टकरा जाता है। जो और सूचिंग ये सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। ये देखकर वोंग डेफा की शांति टूट जाती है। वो चिल्लाता है, अबे संभल के, माल टूटना नहीं चाहिए वरना भरपाई नहीं कर पाओगे।
ली बड़ी आसानी से एक हमले से बचता है और एक गुंडे के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। अपने आदमियों को पिटते देखकर जो गुस्से में आ जाता है और ली को गुस्से से घूरता है। जो खुद अटैक करता है किक से नोटिस करता है कि माइनिंग से ली की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। जैसे ही लड़ाई चलती है जमीन से काली शैडो टेंड्रिल्स निकलकर ली जो की तरफ मुड़ता है, उसकी आंखें नीली चमक रही हैं। ये जो से कहता है अब तुम्हारी बारी है। सूचिंग डिसबिलीफ में देख रही है, सोच रही है ये माइनर अचानक इतना अच्छा फाइटर कैसे बन गया। लेकिन जो हंसता है वो मानता है ली के मूव्स अच्छे हैं लेकिन इम्प्रेसिव नहीं। ये कहता है कि एक रैंक एडवांस्ड जैसे मेरे सामने ली अब भी कचरा है। इतना कहकर वो खुद को लाल एनर्जी से घेर लेता है और ली पर ज़बरदस्त किक मारता है। जो शॉक में है, ली बड़ी शांति से उस एनर्जी किक को एक ही हाथ में पकड़ लेता है। अब उसका हाथ काले शैडो पावर से घिरा है। जो रिएक्ट करता उससे पहले ही ली उसे ज़बरदस्त थप्पड़ मारता है जो नीचे गिर जाता है। खून थूक रहा है। नीचे गिरते ही जो गुस्से से भर उठता है, उसके शरीर से रेड एनर्जी निकलने लगती है। चिल्लाता है, मेरे पिता ने भी कभी मुझे नहीं मारा, तू कौन है मारने वाला। वो कसम खाता है कि ली को मार देगा और अपना पूरा रेड एनर्जी वाला ब्लास्ट उसकी तरफ फेंकता है। जवाब में ली खुद का हाथ उठाता है जिसमें पर्पल शैडो एनर्जी चमक रही है। दोनों की ताकतें टकराती हैं और पूरे कमरे में भारी एक्सप्लोजन हो जाता है। धुआं छोड़ते ही जो हाँफने लगता है। ली बिल्कुल नॉर्मल है, उसके चारों तरफ अब भी रेड एनर्जी क्रैकल कर रही है। लेकिन जो उसे छू भी नहीं पाया, जो समझ नहीं पाता क्या हुआ, कहता है ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई इनविजिबल वॉल मारी हो। ली उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, जब तेरे बाप ने तुझे कभी डिसिप्लिन नहीं किया तो मैं आज तुझे सबक सिखाता हूँ। जो डर के साथ पीछे हटने की वार्निंग देता है। सूचिंग भी डर के मारे पूछती है, उसका डी रैंक बॉयफ्रेंड एक नॉर्मल माइनर से कैसे हार सकता है। अचानक ली से शैडो टेंड्रिल्स निकलते हैं और एक जाल बन जाता है जिसमें डी और सूचिंग दोनों फंस जाते हैं। सूचिंग चिल्लाती है, समझ नहीं पा रही कि शैडो घोर रैपिड वेब टेक्निक हमें कैसे पकड़ रही है। अब जो के सामने ली उसकी डरी हुई बात सुनता है। जो कहता है, तू माइनर हो ही नहीं सकता, शायद कोई सी रैंक या बी रैंक एडवांस्ड होगा। ली स्माइल करता है और अपने हाथ दिखाता है जो अब शैडो एनर्जी से ढके हुए हैं। मैं तो बस गिल्ड सर्टिफाइड ई रैंक माइनर हूँ, वो कहता है। जो हैरान हो जाता है और बड़बड़ाता है, इम्पॉसिबल। ली हाथ उठाता है, पर्पल एनर्जी चमकती है। ये जो को मारने वाला है। जो डर में भीख मांगता है, रुक जा, मैं ब्लैक पैंथर गैंग का मेंबर हूँ, अगर तूने कुछ किया तो ब्रदर पैंथर से दुश्मनी हो जाएगी। ली आंखें चमकाते हुए पूछता है, क्या वही लोन शार्किंग ब्लैक पैंथर गैंग। जो को लगता है कि जब उसका डर काम करेगा तो वह प्राउड होकर हाँ करेगा। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि ली फिर उसके चेहरे पर घूंसा मार देता है। सूचिंग चिल्लाती है और डी भी ब्रदर पैंथर को बुलाता है। बिना रुके ली एक किक मार देता है जिससे जो और रेस्टोरेंट सूचिंग दोनों हवा में उड़ जाते हैं और इतनी ताकत से कि जो के मुंह से खून निकल आता है। नीचे पड़े जो को देखकर ली गुस्से से बोलता है, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है ऐसे लोन शार्क कमबैक से। उसी वक्त वोंग शॉप ऑनर बीच में आता है, गुस्से में बड़ी तलवार निकालता है और ली पर वार करने दौड़ता है। मर जा। ली पूरी तरह पर्पल शैडो एनर्जी से घिरा हुआ आसानी से साइड स्टेप करता है। दफा हो जा, और एक किक से शॉप ओनर को हवा में उड़ा देता है। अब जो पूरी तरह हैरान आवाज़ बदल देता है, ये सब गलती थी, 100 मिसअंडरस्टैंडिंग से 1 लाख यूएन फ्रेंडशिप कर ले, मामला यहीं ख़त्म। ली इम्प्रेस नहीं होता, जो पर झुककर मॉक करता है, तेरा चेहरा क्या सिर्फ वही 2000 यूएन पे स्लैब का है। जो डर में चिल्लाता है, 5 लाख हम फिर 10 लाख, बस मुझे मत मार। ली अपनी शैडो टेंड्रिल्स को व्हिप की तरह घुमाता है जो को तंग करता है। मजाक में पूछता है, इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करने में मज़ा आता है ना, और कहता है, अब मेरे रूल्स से खेलो। ली समझाता है, ये 50 थप्पड़ तो बस इंटरेस्ट था, असली अमाउंट यानी प्रिंसिपल चुकाना बाकी है। जो अपनी पूरी मजबूरी में ब्लैक वीआईपी कार्ड निकालता है, चिल्लाता है, ये 5 मिलियन का है, मेरी सारी जमा पूंजी है। ली कार्ड लेते हुए आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुरंत पहचान जाता है यह इंजी ग्रुप का वीआईपी कार्ड है, वही डेट कलेक्टर लोग जिन्होंने उसे पहले ट्रैप किया था। अब ली की स्ट्रैटेजी बन जाती है, वह जो को छोड़ देगा, उसे ट्रैकिंग पॉइंट बनाकर असली मास्टरमाइंड तक पहुंचेगा। कार्ड जेब में रखते हुए ली सोचता है, ब्लैक पैंथर गैंग ने जो से करोड़ रेंट किए थे, वही पैसा अब सही मालिक के पास जा रहा है। फैसला होते ही शैडो टेंड्रिल्स वापस खींच जाती है। सूचिंग इंजर्ड जो को उठाती है और गुस्से में पूछती है, तू ली को सिर्फ एक माइनर क्यों बोला। जो गुस्से में जवाब देता है, मैं कैसे जानता कि ली इतना पावरफुल निकलेगा। अपना आप खो के जो उसे धक्का देता है, चिल्लाता है,
अगर तूने पहचान में गलती न की होती तो हम कभी फंसते ही नहीं। सूचिंग गिर पड़ती है, रोती है। जो का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं। जो फ़ोन निकालता है और कसम खाता है, मेरा पैसा ऐसे नहीं जाएगा, मैं बदला लूँगा। सीन चेंज होता है। एक अंधेरी सड़क पर ब्रदर पैंथर खड़ा है, नीचे हारे हुए बॉडीज पड़ी हैं। तब उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पर घबराया जो बोलता है, किसी ने ब्रदर पैंथर का प्राइस शॉट चुरा लिया और हमारी गैंग को धमकी दी। ब्रदर पैंथर की आंखों में खतरनाक लाल ग्लो। उसकी सारी इन्फो भेजो। कॉल के बाद एक साथी पूछता है, इन हारे हुए लोगों का क्या करना? ब्रदर पैंथर कैजुअली हंसकर कहता है, तुझे यहाँ कोई लोग दिख रहे हैं? उसका साथी लाल बाल और लाल आंखों वाला अपनी लाल एनजी श्रेड्स घुमाता है और उन सारे विक्टिम्स को एक झटके में मार देता है। ब्रदर पैंथर कैजुअली कहता है, जो का कॉल मुझे फर्क नहीं पड़ता, लीजिए या मरे। उसके बाद हुड पहने ली एडवांस्ड 4 टार्क हॉल पहुंचता है। मिशन बोर्ड देखते हुए एक हॉल ऑफिशियल पूछता है, कोई हेल्प चाहिए? ली हुड हटाकर बोलता है, मैं ई रैंक एडवांस्ड हूँ, कोई प्रिसाइज टास्क चाहिए। ई रैंक सुनते ही हॉल में खड़े लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ई रैंक ट्रैश, सबसे बुरा टास्क यहाँ होता है, बैंक मारो जाओ। रेड हेयर्ड औरत कहती है, ई रैंक तो हायर रैंक से भीख मांगने वाले पैरासाइट्स होते हैं। हॉल ऑफिशियल भी नाराज हो जाता है और कहता है, बाहर रहो, टीम ले जाएगी। ली वहां से चला जाता है। फोन चेक करता है, जो 5 मिलियन वॉन पैसा तुरंत लोन शार्क्स ने ले लिया। गुस्से में बुदबुदाता है, अभी मेरी प्रायोरिटी न्यू टास्क है। तब हॉल में हाई हील बूट्स के साथ कोई एंट्री करता है। पूरी रूम में प्रेशर बढ़ जाता है। जो लोग ली का मजाक उड़ा रहे थे सब डर के जम जाते हैं। ये ऑरा कम से कम बी रैंक एडवांस्ड है। एक स्टनिंग औरत, लॉन्ग वाइट हेयर, वुल्फ जैसे ईयर्स, रेड आइस और रेड ब्लैक ऑरा के साथ। जैसे ही वह चलती है क्राउड दूर हो जाती है। ली अपनी शैडो आई से उसे गौर से देख रहा है। पावरफुल ऑरा के बावजूद लड़की में किलिंग इंटेंट नहीं। दिखने में रिच लगती है, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग, बैलेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, स्ट्रॉन्ग भी और कंट्रोल्ड भी। उसके साथ ही लाउड स्पीकर में अनाउंस करते हैं, 20 स्टब्स में डी रैंक माइनिंग टास्क है। क्राउड पीछे हट जाती है। ली अकेला है जो ओरा से नहीं घिरा। लोग हैरान, ये बी रैंक के सामने कैसे? ली मुस्कुराता है, यहीं से नंबर लगना चाहिए। वाइट हेयर्ड औरत की नज़र ली पर टिकती है। मन में सोचती है, ये माइनर मेरे प्रेशर में नहीं डरा। हॉल ऑफिशियल घबराता है, मिस चिन, चाहे तो और डी रैंक दिखा दूं। मिस चिन बीच में रोक कर ली की तरफ इशारा करती है, आई विल टेक हिम। ऑफिशियल हैरान, प्रोटेस्ट करता है लेकिन रजिस्ट्रेशन अधूरी है। मिस चिन की रेड आइज ग्लो करके घूरती है, मैं ही रूल हूँ। ऑफिशियल डर के मान जाता है। मिस चिन की टीम ली को बाहर ले जाती है। ऑफिशियल देखता है मिस चिन ने खुद किसी को पिक किया। ये माइनर कौन है? अब बीस्ट वेव्स में मिस चिन की टीम रेड आइट माइनोट से फाइट कर रही है। टीम बैलेंस्ड है। पावरफुल वॉरियर्स फ्रंट लाइन में ब्लॉक्स रोक रहे हैं। बाकी लोग माइनोट्स को इफिशिएंटली कट कर रहे हैं। मिस चिन और साथी पीछे स्टैंड कर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ली सब देख रहा है। ली को अंदर से अनअजीब फील होता है। उसके फॉरहेड पर स्वेट आता है। शैडो आई ने एक ऐसा थ्रेट डिटेक्ट किया जो बाकी नहीं समझ पा रहे। नीचे माइनोटस की हैवी क्राउड अनईजी और बढ़ जाती है। नॉर्मल डी रैंक मिशन से ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। अचानक सोवरेन अपीयर होता है, कहता है, ली की शैडो आई अब सेकंड टीयर रीच कर चुकी है, जो सेंस बाकी सबसे तेज है। ली मानता है कि मीरा चिन को भी थ्रेट का फील होगा, पर वो छुप रही है। टीम एक डार्क केव के सामने रुकती है। उसका रैप्चर डीप होता है। टारगेट स्टारलाइट क्रिस्टल वेन केव के अंदर है। मिस चिन अनएक्सपेक्टेडली ली को अपने साथ बुलाती है। ली हैरान, सोचता है, एक माइनर को इतने डेंजर में क्यों ले जा रही है? केव में हर स्टेप के साथ केव की औंदरा हेवी फील होती है। ली को डाउट है मिस चिन अपनी टीम की परवाह नहीं करती या अपनी बी रैंक पावर पे कॉन्फिडेंट है। जमीन अचानक फटती, नीचे डीप पिट। ली और मिस चिन रिएक्ट करते हैं। एक टीममेट सरवाइव नहीं करता। अब केव का रियल थ्रेट उभरता है। एक जाइंट माइनोट बीस्ट, टॉप रैंक, सबसे बड़ा और स्कैरी। वो रोर करता है और हैवी एक्स लेकर ली और मिस चिन के सामने अटैक करता है। मिस चिन वुल्फ ईयर्स और रेड ग्लोइंग आइज के साथ रेड ऑनरा में घिर जाती है। फाइट स्टार्ट होने वाली है, पर शॉक में मिस चिन थोड़ा बैक होती है। बोलती है, ली तू आगे जा, मैं कवर दूंगी। ली कंफ्यूज्ड याद दिलाता है, मैं तो माइनर हूँ। मिस चिन एम्बेरस होकर गिरती है और स्वॉर्ड गिरा देती है। गिड़गिड़ाती है कि ली फाइट करे। ली पर्पल एनर्जी आइज के साथ स्वॉर्ड ऊपर रखता है, स्मर्क करता है, पैसों के लिए रेडी। शैडो डैगर्स समन होती है। ली हैवी 3 माइनोटर्स की तरफ देखता है और लाइटनिंग स्पीड से उनके बीच डैश करता है, कंफ्यूज कर देता है।
एक थर्ड माइनोट मिस चिन की तरफ आता है, वो वीक हो जाती है, चिल्लाती है। जैसे ही क्लॉज पड़ते मिस चिन रिस्ट बैंड से रेड एनर्जी ब्लास्ट निकलती है, माइनोट को दूर फेंक देती है। ली देखता है रिस्ट बैंड ब्रेक हो गया। अब पता चलता है असली डिफेंस मिस चिन की खुद की पावर नहीं, किसी प्रोटेक्टिव चार्म की वजह से। शर्मिंदा मिस चिन के पास जाकर ली पूछता है, क्या तुम नॉन कॉम्बैट टाइप एडवांस्ड हो? मीरा चिन धीरे हाँ में सिर हिलाती है। सीक्रेट रिवील। मीरा चिन गिड़गिड़ाती है, प्लीज़ ये सीक्रेट किसी को मत बताना। ली स्वॉर्ड शोल्डर पे रख के कहता है, इतना सीक्रेट रखना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तब फिर माइनोटर्स अटैक रेडी। ली नोटिस करता है सब इग्नोर करके सिर्फ मिस चिन पर अटैक कर रहे हैं। सोचता है, ये सब क्यों उस पर?